नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 23 में प्रदेश, 24 में देश के इस खास चुनावी शो में हम लगातार चुनाव से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के संदर्भ में आज खासतौर पर बात करेंगे, क्योंकि भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है, चूंकि पैनल में 2 नाम यहां से भेजे गए हैं। तो वहीं सर्व आदिवासी समाज हर गांव से कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं ये चुनाव जो है बड़ा रोचक हो चुका है और साथ ही चुनौतीपूर्ण भी। इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या चुनौतियां होंगी, इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में 2 बेहद खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हमारे साथ में रायपुर से जुड़ेंगे कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी और जगदलपुर से हमारे साथ में जुड़ेंगे भाजपा नेता श्रीनिवास मद्दी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इन तमाम धुरंधरों से बातचीत करें, समझें कि क्या दावे हैं, कौन कौन सी पार्टी यहां पर किस चुनौती के साथ में आगे चल रही है, क्या मुद्दे रहेंगे, और इन सब को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस मसले को समझिए। भानुप्रतापपुर उपचुनाव की जंग, भाजपा को ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा, कांग्रेस से सावित्री मंडावी का नाम तय, सर्व आदिवासी समाज ने बिगाड़ा खेल, हर गांव से उम्मीदवार करेगा समीकरण फेल। भाजपा ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बना दिया है। ब्रह्मानंद बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साल 2008 में वे कांग्रेस के दिग्गज मनोज मंडावी को मात देकर विधायक बने थे और अब एक बार फिर भाजपा ने ब्रह्मानंद को मैदान में उतारा है। जिस तरह से विश्वास किए हैं, उनके विश्वास पर हम जरूर खरा उतरेंगे और निश्चित ही हम इस भानुप्रतापपुर उपचुनाव को कमल छाप के मुहर लगेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित होगा। कांग्रेस से दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का नाम तय माना जा रहा है। सावित्री सरकारी स्कूल में व्याख्याता रह चुकी हैं और चुनाव के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अमन मंडावी ने अपनी मां के लिए सोमवार को ही नामांकन फॉर्म खरीद लिया था। पार्टी का निर्णय जैसा भी हो हम उसमें खड़ा उतरेंगे और पार्टी जैसा चाहती है हम ऐसा करेंगे। इस बीच सर्व आदिवासी समाज ने सभी गांवों में एक एक प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया है। हर गांव से प्रत्याशी उतारने पर प्रशासन के लिए उपचुनाव बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि भानुप्रतापपुर विधानसभा में 465 गांव हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, ये उम्मीदवार आदिवासी वोटर्स को भी प्रभावित करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं भानुप्रतापपुर विधानसभा की। इस विधानसभा में अब तक 13 बार विधायक चुने जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जो विधायक चुने गए थे वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे और सबसे अधिक 6 बार यहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि 3 बार भाजपा ने भी अपने जीत का परचम लहराया है। मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी छवि और उनकी संवेदना का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो वहीं आदिवासी आरक्षण के मुद्दा जो को लेकर कांग्रेस बैकफुट में है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बहरहाल कांग्रेस अपने कार्यकाल में हो रहे 5वें उपचुनाव में भी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है। तो वहीं भाजपा अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को जीतकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना चाहती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद में कुल 4 बार उपचुनाव हो चुके हैं। ये 5वां उपचुनाव है। चारों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। 5वें चुनाव को जीतने का दावा कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसे सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में ले रही है और दावा यह भी है कि यहां से शुरुआत एक नए तौर पर होगी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस मामले में तो कम से कम उन्होंने बाजी मार ली है। कहां फंस रहा है पेंच कांग्रेस की तरफ से? चूंकि माना यह जा रहा था कि सावित्री मंडावी जो है उनके ऊपर लगभग मुहर हो रही है। उसके बाद पैनल आया, पहले ज्यादा नाम आए, उसके बाद में फिर से दोबारा सर्वे कराया गया, फिर से नाम यहां से भेजे गए। क्या कहीं कोई पेंच फंस रहा है? हितेश जी, दरअसल पेच वेच नहीं फंस रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ ये तय करना था कि इस बार किसको हारना है। तो वो उनको इनके लिए बड़ी सुविधाजनक स्थिति थी कि किसको हराना है ये तय करना है। और हमारी तो जीतने वाली पार्टी है, चुनाव हम जीतेंगे और हमारी एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की और उस प्रक्रिया के अंतर्गत बैठकें हुई, चुनाव समिति की बैठक हुई, पैनल बनाए गए, पैनल को और सॉर्ट करके 2 लोगों का नाम हाईकमांड को भेजा गया है। मेरे ख्याल से आज किसी भी समय
उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। ब्रह्मानंद जहाँ नेताम तक को सवाल ये है जी, कि जी, पिछले 2018 के बाद 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, चाहे जितने भी उपचुनाव हो, बल्कि यहाँ तक कि अगर आप गौर करेंगे तो हमने दंतेवाड़ा का सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो जाने से खाली हुई थी, उसको हमने हासिल किया। मरवाही का सीट जो है बहुत बड़े नेता माननीय अजीत जोगी जी के स्वर्गवास हो जाने पर जो सीट खाली हुई थी उसको भी हमने हासिल किया। कुल मिलाकर देवव्रत सिंह जी भी JCCJ के विधायक थे, तो नांदगांव में भी ये सीट हमने हासिल किया। ये तो हमारी अपनी सीट है भानु प्रतापपुर। मनोज मंडावी जी अत्यधिक लोकप्रिय नेता रहे हैं और उस अंचल में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है, और उनके मृत्यु हो जाने से निश्चित रूप से लोगों को बहुत अफसोस है, संवेदना भी है, और भावनात्मक रूप से लोग उन सब बातों को समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भानु प्रतापपुर की सीट भी कांग्रेस बहुत आसानी से जीतेगी। सिर्फ ये देखना यह है कि कितने अंतर से जीत पाती है। ब्रह्मानंद नेताम को यहां से मैदान में उतारा है सुरेंद्र शर्मा जी। इससे पहले 2008 का विधानसभा चुनाव इसी सीट से ब्रह्मानंद नेताम चुनाव जीत चुके हैं। तब निर्दलीय के रूप में यहां से मंडावी जी ने चुनाव लड़ा था और हार मिली थी। क्या इसको चुनौती मानते, चूंकि एक जीते हुए जो प्रत्याशी हैं पहले, उनको यहां से मैदान में उतारा है, इस रणनीति पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। मैं तो कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये तय करना था कि इस चुनाव में किसको हारने का अवसर देना है। तो इसलिए उन्होंने माननीय ब्रह्मानंद जी को अवसर प्रदान किया है कि इस बार आप हार जाइए जी। हम और 4 चुनाव तो हम हार चुके हैं, हाँ। 5वां में आपको अवसर प्रदान किया जाता है कि आप पराजित होने का श्रेय आप हासिल कीजिए। श्रीनिवास मद्दी जी क्या कहेंगे इस पर, जो बात यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये उम्मीदवार तय करना था कि किसको यहाँ से इस बार हारना है, क्योंकि हार तो तय है बीजेपी की, ये वो कह रहे हैं। मद्दी जी क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय मनोज मंडावी जी को इस मंच के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और मैं कांग्रेस के मित्र की इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करना चाह रहा हूं कि ये खुद तय कर रहे हैं कि कौन हारेगा, तो जनता तय करेगी। ये किस दम पर बोल रहे हैं? शायद उनको हो सकता है कि अपनी जो शासन प्रशासन की जो तंत्र है इनका, शायद उस पर ज़्यादा भरोसा है कि ये किसी भी तरह किसी भी ढंग से, चाहे दंतेवाड़ा का भी उदाहरण दिया जा रहा है, दंतेवाड़ा के चुनाव में किस ढंग से चुनाव लड़ा गया है और किस ढंग से शासन प्रशासन का जिस ढंग से दुरुपयोग किया गया है, ये सर्वविदित है। और इनका ये कहना है कि ये तो चुनाव हारने के लिए पता नहीं कोई भी एक नाम तय कर ले, नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, और हमारे जो नेताम जी हैं पिछले 8 के चुनाव में जीते हुए हैं और इस बार जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और ये अलग विषय है कि इनको कुछ हो सकता है कि कुछ चुनावों में इनको फायदा पहुंच गया हो और जिस ढंग से इनकी मैनेजमेंट रहा होगा, लेकिन आज जनता पूछ रही है कि पूरे आदिवासी समाज रोड सड़क पर क्यों है, आज पिछड़ा समाज सड़क पर क्यों है, आज समाज में बेरोजगारी भत्ता कहाँ है, आज ये सोच रहे हैं कि जो महतारी का जो आज पूरे कानूनी व्यवस्था का जो ठप हो गया है उसका क्या जवाब है। इन मुद्दे पर पूरा का पूरा लड़ा जाएगा, और ये भानु प्रतापपुर का जो चुनाव हम बहुत ही मजबूती से, बहुत ही दमदारी से लड़ेंगे, और हर मुद्दे पर जनता के मुद्दों को और इनकी जो विफलताएं हैं हमारे शासन की, इसको हम लेके जाएंगे जनता के बीच में, और पूरा उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। तो श्रीनिवास मद्दी जी का ये कहना है कि जहां हमने प्रत्याशी चयन में भी बाजी मारी है, जब चुनाव होगा तो जनता हमारे ही प्रत्याशी को चुनाव जिताएगी। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो किसको हराना है ये यहाँ पर तय किया है। श्रीनिवास मद्दी जी, आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के आरक्षण के संदर्भ में, ये आदिवासियों के आरक्षण को लेकर नाराजगी तो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हमको तो दोनों ही तरफ से न्याय नहीं मिला, लिहाजा हम तो प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसे में क्या वो चुनौती है? देखिए सबसे बड़ी बात कह रहा हूं मैं, यह शासन अपना सरकार ये कहती है कि कोर्ट का निर्णय, लेकिन आपने अपने रिप्रेजेंटेशन क्या किया? 4 वर्ष आप सरकार में थे, आपकी तरफ से क्या प्रस्तुतिकरण रहा, आपका क्या डिफेंस रहा, और कोई निर्णय होने के बाद अपनी कमेटी का क्या पोजीशन रहा? और सबसे बड़ी बात, सरगुजा और बस्तर 2 ऐसे संभाग में जहां इनका पूर्ण रूप से उनके 100% सीट हैं। बस्तर में 12 सीट और सरगुजा में आपके 14 सीट, और इन्होंने एक नया मुझे बात पूरा करने दीजिएगा जी। बोलिए बोलिए, आप ही बोल रहे हैं, बोलिए। अभी देखिएगा, इन्होंने एक ऐसा कानून अपने
हाँ, यह अभी 12 सीट यहाँ के पूरे कांग्रेस को दिया गया है। अब कांग्रेस को पास है 14 सीटें सरगुजा कपूर इनके पास है। पूरे दोनों आदिवासी क्षेत्र की जनता ने इनके सिर माथे पर बिठाया था और उनके हितों का कुठाराघात कैसा किया गया। जो स्थानीय भर्ती पर जो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, दोनों संभागों से उसको हटा लिया गया, पीछे कर लिया गया और जो प्राथमिकता हमारे आदिवासियों को यहाँ जनता को मिलती थी वो प्राथमिकता इन्होंने समाप्त कर दिया। यह इनका दिया हुआ पुरस्कार दिया जा रहा है, ये विश्वास लेकर हम इस विश्वासघात को लेकर आगे जाएंगे। आदिवासी समाज का जो 12% का जो आरक्षण है वो कम हुआ, हम इसको लेके जाएंगे। जो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने जो स्वीकार किया था, इन्होंने गंगा जल लेके बेरोजगारी भत्ता देने की बात की और बहुत बड़ी बात। ठीक है, मेरा जो सवाल था वो उसका जवाब आपने नहीं दिया कि सर्व आदिवासी समाज अगर प्रत्याशी यहाँ से उतारता है तो क्या इसे बीजेपी चुनौती मानती है। बहरहाल मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आदिवासियों के आरक्षण में जो कटौती का मामला है इसे पुरजोर तरीके से लेकर जनता के बीच में वो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के आरक्षण के ये मसला एक चुनौती है इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अभी जो कह रहे थे, अगर उनकी बात पर यकीन होता तो सर्व आदिवासी समाज जो है प्रत्येक पोलिंग बूथ से प्रत्येक गांव से उम्मीदवार खड़े करने की बात क्यों करते। उनके अंदर असंतोष है और उनके असंतोष को दूर करने के लिए कांग्रेस की पार्टी पूरी तरह से प्रयासरत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के नाम से आदिवासी लोगों के साथ छलावा किया, उसको बहुत जल्द आदिवासी समाज समझ जाएगा। 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र का आह्वान किया गया है विधानसभा में और उसमें निर्णय हो जाएगा कि कौन किसके तरफ है। एक नंबर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हमको किसी शासकीय तंत्र पर विश्वास नहीं है। पिछले 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, किसानों को धान की कीमत दी है, गौ पालकों का गोबर खरीदी किया है, भूमिहीन लोगों को 7,000 रुपये महीना दिया है, वनोपज की खरीदी को 7 जिन्स से बढ़ा करके 65 जिन्स कर दिया है, आदिवासी इलाकों में बाजार हाट क्लिनिक योजना के अंतर्गत लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है, आदिवासियों को कंपनी से जमीन लेकर वापस किया है। ये सारे काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, नक्सली समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ पराजय के लिए लड़ रही है। मध्य जी क्या कहेंगे इस विषय पर? चूंकि लगातार वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारा यहाँ पर काम किया है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, चाहे आदिवासी आरक्षण के संदर्भ में बात हो। देखिए, इनकी जो योजनाएं हैं कागज पर ज्यादा देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन हारेगा इसलिए लड़ा रहे हैं, सिर्फ एक नाम तय कर रहे हैं। ये अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं। अगर ये अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं तो आदिवासी समाज जो हर जगह जो चुनाव में लोग खड़ा कर रहे हैं, किसके विरुद्ध में खड़ा कर रहे हैं? अगर ये अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा को हारा हुआ मान रहे हैं, तो ये जो आदिवासी समाज जो खड़े हुए किसको हराने के लिए खड़ा हुआ है? उनको क्या संदेश जा रहा है कि वो शासन के विरोध कर रहा है, सरकार के विरोध? यह तो सरकार के विरोध में ना। और जिनकी योजनाएं जो ना सर कागज में तो बहुत अच्छी दिखती है, जो धरातल में पूरी की पूरी ठप इनकी गोठान योजना आप देखिएगा, एक जगह भी हमने पूरे गोठानों का भी सर्वे किया था, कहीं भी हमारे गोठान को तो हमारे गौ सेवकों की बात ही नहीं कर रहे हैं। और पूरे रोका छेका का जो कार्यक्रम है पूरे सड़कों में इनके बैल रहते हैं, कार रहते हैं, और जो बड़ी डिंगे हाँकते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये जो कांग्रेस का जो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में या तो दम है, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हराने के लिए कर रही है। यह विषय नहीं होता। सुरेश जी कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है आपका, आप कुछ अपनी बात भी रखना चाह रहे थे और बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का और इसका नुकसान होगा। नहीं, ये तो हर बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस है। ये 4 चुनाव जितने भी हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी यही कहती रही ओवर कॉन्फिडेंस है। जहां तक आदिवासियों के हर गांव में खड़े होने का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से मुझको विश्वास है कि हमारी पार्टी पर उनका यकीन है और हम समझा लेंगे। ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। और मेरा जहां तक अनुमान है कि निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा, और सीधा मुकाबला होगा तो जो अंक गणित है वो 70-30 का बैठता है। 70% जो कांग्रेस के पक्ष में है और 30% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यही रेशियो बना है और यही रेशियो बना रहेगा। चलिए, रेशियो ये बना हुआ है, ये इसको लेकर आश्वस्त हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही नेता
अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो उनके पक्ष में जाएगा। दोनों मेहमान बने हुए हैं एक खास चुनावी पेशकश में भानु प्रतापपुर की जंग के सिलसिले में बात कर रहे हैं। चूंकि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होना है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का अभी ऐलान होना बाकी है और इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, ब्रेक में जाने से पहले हम आदिवासियों के आरक्षण के संदर्भ में बात कर रहे थे। अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन की तरफ से एक बयान आया नक्सलियों को लेकर कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया। वो लगातार कह रही है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर ले रही है और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के दौरान भी भुनाने की कोशिश होगी। क्या आपको लगता है कि ठीक चुनाव से पहले जो बयान दिया है ये मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए, दरअसल में अभी इन चुनाव में इन सब ये विषय नहीं होंगे जी। विषय महत्वपूर्ण होगा कि पिछले 4 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किया, स्वर्गीय हमारे जो नेता थे मंडावी जी, उन्होंने जो काम किया था, तो उनकी जो सपने थे, उनकी जो इच्छाएं थी, जनता की जो इच्छाएं थी, दरअसल में महत्वपूर्ण विषय ये होगा। बाकी सब चीजें इधर उधर की जितनी भी बातें हैं उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भानु प्रतापपुर के विकास के मुद्दे पर और सरकार ने जो पिछले 4 साल में काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं उसके आधार पर चुनाव का मुद्दा तय होगा। और वैसे भी भानु प्रतापपुर की जनता अपने दिवंगत नेता के प्रति बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक विषय महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि सरकार ने आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गौ पालकों के लिए जिस स्तर में काम किया है, और जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं हैं वो तो सब कागजी हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि वनोपज खरीदी में भारत भर में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 73% है और उसको प्रथम स्थान देने का काम केंद्रीय सरकार ने किया है। वनोपज खरीदी में हमको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और केंद्र सरकार ने हमको पुरस्कृत किया है। तो एक कागज में होता तो पुरस्कार कैसे मिलता भाई? तो छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की पार्टी ने काम किया है और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। श्रीनिवास बद्दी जी, क्या कहेंगे? चूंकि सहानुभूति का वोट फैक्टर कहीं ना कहीं होता है, अमूमन इस तरह के चुनाव में सहानुभूति का वोट फैक्टर भी एक काम करता है। की बात कर ये रहे हैं। एक चुनौती भी है। दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने ढेर सारा विकास किया है। जी, मैं एक बात करना चाहता। हाँ, बोलिए। जी देखिए, विकास को हम बहुत ज़्यादा एक पैमाना मानते हैं। हमारी जो सड़कें होती हैं, हमारे पास जो स्कूलें बनते हैं, जो चिकित्सा की सुविधा होती है, भानु प्रतापपुर जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, कांकेर से भानु प्रतापपुर जाने वाले रास्ते में आप चले जाइए, आपको विकास की पूरी पोल वहीं खुल जाएगी। आप शायद वो बस्तर आए नहीं है या तो उसके विषय जानते नहीं है। आप कांकेर से भानु प्रतापपुर चले जाइएगा, कोरल के क्षेत्र में पूरा का जो पूरा का पूरा रोड उखड़ा हुआ है। आप जो जितने समय हमको लगता है 50 किलोमीटर जाने में, उसमें 1.5 गुना समय लग रहा है। विकास की पोल सिर्फ एक ही चीज में वहां खुल जाएगी कि आप कांकेर से भानु प्रतापपुर चले जाइएगा। अगर आप बोलते हैं कि हमने 4 सालों में हमने पूरी दुनिया पलट दी है और छत्तीसगढ़ को सबसे बनाया हुआ है, तो आज बेरोजगारी की इतना कम प्रतिशत का अगर हमारे पास बोला जाता है इनको कि सबसे कम बेरोजगारी कांग्रेस में है, तो ये बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे देते? ये दोनों आमने सामने आ सकते हैं क्या? लोग बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता इनका जो वादा उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? और एक हाँ जी 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 बोलिए। आज बस्तर के क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, ये छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं और तीनों के तीनों राज्यसभा के सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं। और वही राज्यसभा के सदस्य आके कहते हैं कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते। भाई नक्सलियों को जो दंश झेला हुआ है बस्तर के लोगों ने झेला हुआ है। नक्सलियों ने जिनको मारा उनके कुछ दिनों के बाद ही बीजापुर में एक हत्या हो गई नक्सलियों के द्वारा। किस परिस्थितियों में नक्सली क्षेत्र हम यहाँ क्षेत्र में रहते हैं और किस परिस्थितियों में रहते हैं हमें नहीं, उनके ही जनप्रतिनिधि से पूछ लें कि बिना सुरक्षा के आप कहीं। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा संक्षेप में। सुरेंद्र जी, नक्सलियों कम होने का घोतक है तो बिना सुरक्षा उनके जनप्रतिनिधि अंदर क्यों नहीं जाते? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी मध्य जी ने कहा सड़कों में जाइए तो आपको विकास के बारे में पोल खुल जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि आप प्रत्येक किसान के घर में जाइए और उससे पूछिए कि आपका कितना कर्जा माफी हुआ।
आपको धान की कितनी कीमत मिली, तो सही में आपको पता चल जाएगा विकास किसको कहते हैं। प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ न कुछ दिया है। ये हमारी ताकत है। इन्होंने 100% कर्जा माफी का वादा किया था और भले न दिखे, लोगों के घरों में दिखता है, लोगों के जीवन में दिखता है, और लोगों के जिंदगी में जो खुशहाली आई है, 9,000 रुपए का सरकार दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये प्रत्येक किसान को मिल रहा है। ये जो है कुल मिलाकर अगर किसी भी घर में चले जाइए आप, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता घर में चले जाइए, उन्हीं से पूछिए कि आपको धान खरीदी में कितना पैसा मिला, आपका कितना कर्जा माफी हुआ, तो आप पता चल जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की, उनके मुद्दों को जानने समझने की कोशिश की, तो एक बात तो तय है कि दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से जीत के दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार हमने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो बड़ी चुनौती देगा और चुनाव में जीत भी उनको मिलेगी। तो लगातार दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पिछले 4 साल के दौरान जो काम हमने कराए हैं उसकी वजह से उसका फायदा एक बार फिर से इस लगातार 5वें उपचुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। बहरहाल अब जनता को तय करना है कि किस तरह से मैदान में होंगे दोनों प्रत्याशी। चूंकि अब तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी तय हो चुका है, कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी तय होना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।